मैंने आज तक किसी को नहीं बताया ये बात, शायद मैं आज पहली बार ये बात कह रहा हूँ। मैं जब 40 दिन का था तो मुझे मेरे नाना जी ने अडॉप्ट कर लिया था। क्वेश्चन होते हो कभी अब ये जब कभी बैठ के सोचते हो कभी या कभी रूम में कभी कि यार वो दिन थे और आज? देखिए, आपने याद दिलाई तो जरूर इमोशंस उससे आपसे बात करते करते मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, क्योंकि बहुत मेरे लिए बड़ा टफ समय था। वो जमाना वो था, जो वो इलाका बहुत सेफ नहीं होता था। तो मुझे ये नहीं पता होता था कि कोई मुझे लूट तो नहीं लेगा, कोई मार तो नहीं लेगा, जान का खतरा रहता था। बहुत कम पैसों में शुरुआत करी थी मैंने। रिलेटिव के साथ बैठ के मैंने उनकी दुकान के ऊपर एक जगह होती थी, वहां से मैंने काम की शुरुआत करी। थोड़ा सा पैसा जब आया तो फिर एक अपनी छोटी सी दुकान ली जो आज भी है। उस दुकान को चंदना ज्वेलर्स का नाम देके मैंने व्यापार शुरू करा। माधवराव सिंधिया पे सर कैसे आई थी? जब माधवराव जी वाज अलाइव तो वो चाहते थे कि नया स्कूल का हम ब्रांच खोले और वो मौका हम आपको दें। फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके मन में ये ख्याल आया, क्योंकि मेरे फादर ने ये प्रपोजल रखा था तो उनकी मेमोरी में आप एक स्कूल खोलिए। तो उसकी ये स्टोरी है, ये कहानी है, यहाँ से शुरुआत हुई। सर एक बड़ा अच्छा इनिशिएट है आपका सैनिटरी पैड के डिस्ट्रीब्यूशन का। उसका आपका थॉट आपके माइंड में सर कैसे आया? ये जो आपका सवाल है ये मेरे बड़ा दिल के करीब है कि जब मैं पहली बार गया, 2020 की बात बता रहा हूँ आपको, तो वही गांव में जिसमें आज मैं जाता हूँ, उस गांव में लोग लठ लेके मेरे पीछे भागते थे। क्लास में पीटी का पीरियड है और बच्चा क्लास में बैठा है, उसका क्या करें? ये तो बड़ा आपने मजेदार बात पूछ ली कि आपने उल्टा सवाल पूछ लिया। ये तो गुगली हो गई बिल्कुल। बिफोर स्टार्ट, क्विक थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर केजी लोन एक्सपर्ट्स। चाहे आपको होम लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, किसी भी तरीके का अगर आपको कोई लोन चाहिए तो केजी टीम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। एक लंबे टाइम से इस इंडस्ट्री में है, पैन इंडिया बहुत सारी ब्रांचेस हैं और बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम टॉक्स, जहां हम सिर्फ बात ही नहीं करते, इनसाइट्स भी लेते हैं। आजकल स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज है, पेरेंट्स कंफ्यूज है और कभी कभी सिस्टम भी कंफ्यूज है। इन्हीं सब पे क्लैरिटी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वो पर्सन जिन्होंने 20-25 साल पहले एक स्कूल फाउंडेशन बनाया, सिस्टम खड़ा किया, मिस्टर सौरभ अग्रवाल जी। सर आपने 2004 में माधवराव सिंधिया स्कूल स्टार्ट किया। हाँ जी। और 2023 में आपको उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ स्कूल का ऑनर मिला, वो भी योगी आदित्यनाथ जी के हाथ से। राइट। कैसा लगा? अमेजिंग फीलिंग। अच्छा, देखिए, इंसान को अवार्ड अगर मिले और वो भी इतना बड़ा अवार्ड, और वो भी आपका अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री अवार्ड दे, तो इससे बड़ी फीलिंग वो कोई भी हो नहीं सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी योगी जी देते हैं अवार्ड। और वो मोमेंट ऐसा था कि आज भी जब मैं उसको रिकलेक्ट या याद करने की कोशिश करता हूँ तो कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब हमारा नाम आया था उस लिस्ट में, जब मेरे पास फोन आया था, तो इसके लिए एक नॉमिनेशन फाइल होता होगा, शायद हमें नहीं मालूम था इस बारे में। मैं मुंबई में था उस समय। अच्छा, तो मेरे पास एक फोन आता है सरकारी डिपार्टमेंट से कि सर आपका नाम नहीं है इसमें। नहीं है? नहीं है। अच्छा। आपने आपकी तरफ से कोई नॉमिनेशन अच्छा, या लिस्ट भरा नहीं है? हाँ, हमने भरा नहीं है कोई भी। हमें जानकारी नहीं है इस बात की। भर देते हैं। हाँ, तो बोले सर हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और स्कूल के बारे में, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। कहाँ से था कॉल ये? तो ये था लखनऊ से। लखनऊ से उनके ऑफिस से फोन था और उन्होंने कोऑर्डिनेट करा उनके बरेली ऑफिस से। फिर उसके बाद जब ये पता चला कि हम लोग ने नहीं इसमें कुछ पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ से लोकल कनेक्ट किया। लोकल कनेक्ट। तो उन अब मजे की बात यह है सर कि मेरी जानकारी में आज तक नहीं है कि ये कैसे सर्वे हुआ और कैसे उनको पता लगा और उन्होंने कनेक्ट किया। और मैंने कुछ भी नहीं करा उसमें, कोई नॉमिनेशन नहीं भरा, नथिंग डूइंग। मेरे अकाउंटेंट को उनके पास फोन आया, अकाउंटेंट से उन्होंने रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो भी मांगनी थी खुद ही ली, वो भरा गया। और मार्च के महीने में हमारे पास एक दिन फोन आता है लखनऊ ऑफिस से कि सर आपको अवार्ड के लिए चुन लिया गया है और आपको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिलने वाला है। कैसा लगा उस दिन? अरे सर, नींद आई सर उस दिन?
ये अंडरस्टेटमेंट हो जाएगा कि नींद आई उस समय, तो बस ऐसा लग रहा था कि बस दुनिया जीत ली हमने। अवार्ड तो भगवान की दया से बहुत मिले, बट ये स्पेशल था। लेकिन ये बहुत स्पेशल था, ये आज भी दिल के बहुत करीब है अवार्ड। और देखिए इसमें बहुत मेहनत थी, इसमें ये कह सकते हैं आपके 20-22 साल की, अब तो खैर 23 साल हो गए इस बात को, स्कूल को, लेकिन उस समय लगा कि यार चलो हमने कुछ तो अच्छा किया है। हाँ, कुछ तो हमने अच्छा किया है, जो सरकार ने भी इस बात को माना। और तो आप अवार्ड लेने कहाँ गए थे? अवार्ड लेने लखनऊ गया था, विज्ञान भवन में। अच्छा। हमारे पास इनविटेशन आया फॉर्मल प्रोटोकॉल के तहत, और अनफॉर्चुनेटली उस समय मैं अकेला ही जा पाया, मेरे साथ कोई जा नहीं पाया था। समस्या थी क्योंकि मेरी वाइफ उस समय बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था उसी समय, तो मैं अकेला गया था। और योगी जी मौजूद थे, मैं हॉल में बिठाया गया था, और पहले शॉल पहनाया गया, मुझे याद है, पटका पहनाया, शॉल पहनाया, और फोटोग्राफी सेशन हुआ, चाय नाश्ता हुआ। संभाल के रखी होगी वो फोटो? हाँ, आज भी है, उसको जो है फ्रेम। बड़ी बात है सर, मतलब उत्तर प्रदेश एक अपने आप में इतना बड़ा स्टेट, और उसमें मुझे नहीं पता कितने स्कूल हैं, बट बहुत लाखों स्कूल में से, मतलब हजारों स्कूल में से आप कह सकते हो एक इकलौता स्कूल जिसे सर्वश्रेष्ठ का सम्मान मिलना, तो बड़ी बहुत बड़ी बात। अब मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, मैं आपके साथ बैठा हूँ। नहीं, मेरा सौभाग्य मेरा है कि आज आपने मुझे आमंत्रित किया। नहीं सर, थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू। अच्छा, लगभग सर 3500 से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से अभी पास आउट हो चुके हैं जी। इतना लंबा करियर, इतने स्टूडेंट्स जो पास हो चुके हैं, वो आपसे मिलते हैं, तो और अभी मैं आपको देख रहा हूँ, अभी बिल्कुल जो है लगता नहीं है कि 3500 स्टूडेंट्स जो है आप निकाल चुके हो अपने स्कूल से। तो जब आप बैठते हो शीशे के सामने, तो लगता है कि यार बहुत लंबी जर्नी है यार, कुछ तो अच्छा हुआ है। नहीं देखिए, पहली बात तो हाँ, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ मैं करूंगा, 3500 नहीं, हजारों स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं। 3500 की स्ट्रेंथ रहती है हर साल। हाँ, थोड़ा सा इसमें मैं करेक्शन करूंगा कि 3500 की स्ट्रेंथ है, और हर साल काफी स्टूडेंट्स, मतलब आप भी मान के चलिए 3500 की स्ट्रेंथ। हाँ, एक साल की है। एक स्कूल में 3500 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा जी। उसमें से हर साल आप ये मान के चलें, अगर 12th में से पास आउट करें तो 250 बच्चा पास आउट होता है हर साल। तो अगर हर साल 250 पास आउट होता है, तो इस अब तक 20 सालों से ज्यादा में कहीं ज्यादा बड़ा नंबर पास आउट हो चुका है। तो ये एक तो बड़ी फक्र की बात है। दूसरी बात जो आपने कही कि मैं जब बैठ के सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने को, कि भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं इतने बच्चों की जिंदगी में बदलाव ला सका। और जब ये बच्चे निकल के पढ़ के आते हैं या कुछ बन जाते हैं और मिलते हैं मुझसे, मुझे बड़ी खुशी होती है। और कुछ बच्चे वाकई में जो है ऐसे ओहदों पे बैठे हुए हैं कि आज जो है मुझे उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वो फीलिंग जो है वो अनमैचेबल है, अनबीटेबल है। मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि मैंने कहा बेटा, मुझे वो दिन चाहिए कि जब मैं तुमसे अपॉइंटमेंट लूं, कि मैं कहूँ कि सर तुमसे मिलना चाहते, मेरे लिए सबसे बड़ा दिन वो होगा। और वो मौका दिया बच्चों ने, और मुझे बड़ी खुशी होती है। आपका स्कूल सर क्या अलग बनाता है बाकी स्कूल से? अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को। देखिए, पढ़ाई हर जगह होती है, आदमी, हर स्कूल एक अच्छी पढ़ाई का माहौल देने की कोशिश करता है, बेहतर से बेहतर। हम मानते हैं कि हम बहुत बेहतर दे रहे हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुविधाएं, बेस्ट ऑफ द स्टाफ, कम से कम फीस स्ट्रक्चर। हमारी कोशिश ये भी रहती है कि समाज को देखते हुए जब हमने विद्यालय की शुरुआत करी थी, तब भी हमने इस बात को कहा था कि मोस्ट अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। यही मोटो से हमने शुरुआत की थी, और आज भी वो कायम है। तो एक तो ये, लेकिन मेरा उसके साथ ध्येय ये रहता है कि भारतीय संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए, और एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है, तो आप फिर मेरे लिए आपकी वैल्यू आप बच्चे को जड़ से, मतलब कह सकते हैं, जड़ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, परवरिश उसकी अच्छी होनी चाहिए। जब आप मिलें उस व्यक्ति से या उस बच्चे से, तो आपका लगे बहुत अच्छा बच्चा, उसमें हम्बलनेस है, उस जमीन से जुड़ा हुआ है, उसमें एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। तब पता चलता है कि मैंने अपना मेहनत पूरी करी, ये माधवराव सिंधिया का ये बच्चा है। अच्छी बात है सर। ये मतलब आप जो बच्चों को परवरिश अच्छी दे रहे हो, तो मैं परवरिश से मुझे जो है याद आया कि आपकी परवरिश आपके नाना जी ने करी है। जी। उसकी क्या स्टोरी है सर?
हाँ, लंबी कहानी है। आज आपने बात की, मैं बता देता हूँ कि मैं अडॉप्ट हुआ था। एक्चुअली मेरे नाना जी के कोई बेटा नहीं था, हाँ जी। तो आई वॉज अडॉप्टेड एट अ वेरी अर्ली एज। मुझे बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम है, आज मैं शायद पब्लिकली ये पहली बार कह रहा हूँ कि मुझे ये बोलना ठीक नहीं लगा, नहीं तो नहीं, मुझे इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। लेकिन हाँ, पब्लिकली शायद मैं पहली बार बात कह रहा हूँ कि मैं जब 40 दिन का था। अच्छा, आपने कभी पब्लिकली ये नहीं ये बोला? मैंने आज तक किसी को नहीं बताया ये बात, शायद मैं आज पहली बार ये बात कह रहा हूँ। मैं जब 40 दिन का था तो मुझे मेरे नाना जी ने अडॉप्ट कर लिया था। बेसिकली मेरी पैदाइश ग्वालियर की है, मध्य प्रदेश। तो नाना जी के कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। तो उसी के बाद मैं हमेशा से बरेली आ गया। पैदाइश जरूर ग्वालियर में हुई, पालन पोषण और रहना पिछले 60 सालों से बरेली में ही। तो ये मेरी अडॉप्शन की कहानी है जो आज आपने पूछी और पब्लिक को मैंने आज ये बात बताई। सर, गुड़ पसंद है आपको? हाँ, गुड़ क्यों नहीं पसंद है? ये आपने पूछी क्यों, ये मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि गुड़ से मेरा एक गहरा नाता। जब आप गांव में जाते हो जी, तो गुड़ के क्रशर बड़े दिखते हैं, हाँ। कुछ याद आता है सर देख के? हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया आप कहाँ जा रहे हैं। प्लीज सर बताइए। देखिए, आपने बहुत पुरानी बात छेड़ ली है। 40 साल पुरानी बात है, व्यूअर्स को पता नहीं, ये भी मालूम है नहीं मालूम है, मैं क्रशर का काम करता था। ओके। हाँ, मेरे जो नाना जी के क्रशर हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट बदायूं में। उस जमाने में क्रशर, पहले मैं बता दूं क्या होता है। गन्ने का रस निकाल के जो मशीन से, उससे गुड़ और बाई प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं। उसमें से खांड, राब, शीरा, चीनी जिसे आजकल हम लोग कहते हैं, वो भी उसका एक प्रोडक्ट है। तो वैसे ही गुड़ भी बनता है। तो वो हमारा एक व्यापार होता था बहुत जमाने पहले। और तो जब मैं इस उम्र में हुआ तो मुझे मेरे नाना जी ने ये काम सौंपा था, और आप बिलीव करेंगे कि मैं 16 साल का था तब से मैं बिजनेस में हूँ। अब मैंने सुना है कि आप बड़ा उस टाइम आपने स्ट्रगल है ना, कि ट्रेन से जाना और जो है आना, और उसके बाद अच्छा, आपने बहुत रिसर्च करी है इसके मतलब। ओके, तो एक लंबी स्टोरी है। वो एक बड़ा एक समय, कठिन समय कह सकते हैं या मजेदार समय भी कह सकते हैं। मैं मजा आता था। ओके। तो मैं सुबह अपने घर पे उठता था, मुझे याद है आज भी। बहुत, आप बात कर रहे हैं लगभग 45 साल पुरानी। तो 3 बजे, 3:15 सुबह उठना, और 4:20 पे बरेली से ट्रेन चलती थी। और वो ट्रेन हमको पहुंचाती थी 5:45 बजे स्टेशन दप्तरा बरेली से 70 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है। और वहां से उतर के पैदल हमको 5 किलोमीटर अपने क्रशर पे जाना पड़ता। क्रशर कहते हैं उसको। तो वो क्रशर में पैदल जाता था, और शाम को वहां से फिर चलना, वहां से 5 बजे या 4:30 बजे 1 घंटा वॉक करके 5 किलोमीटर स्टेशन आना, और स्टेशन से फिर शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, जितने बजे भी ट्रेन है जनरल। और माइंड यू, ये एसी ट्रेन वगैरह नहीं होती थी, वो फट्टे वाली जो हमारी कुर्सियां होती थी उस पर बैठ के, और बड़ा मजा आता था। और घर आते थे 8:30, 9, 9:30, 10 ट्रेन डिपेंडिंग के, ट्रेन लेट हो गई तो आप 10 बजे आ रहे। फिर वो अगले दिन सुबह, फिर वही सुबह उठना और फिर जाना, और रास्ते में मूंगफली खाई और अपना समय काटा, और ऐसे ही हमने व्यापार करा। तो ये हमारा। टिफिन लेके जाते थे? खाना लेके गए, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वहाँ अपने गांव का खाना सबसे बढ़िया होता है। वहाँ पे गन्ने का रस पीने का शौक। इमोशनल होते हो कभी आप ये जब कभी बैठ के सोचते हो, कभी या कभी रूम में, कभी कि यार वो दिन थे और आज? आपने याद दिलाई तो जरूर इमोशंस उससे, आपसे बात करते करते मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, क्योंकि बहुत मेरे लिए एक बड़ा टफ समय था। फाइनेंशियली की मैं बात नहीं करता हूँ, मेहनत बहुत थी उस समय। और आप विश्वास करें, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगी, वो जमाना वो था, जो वो इलाका बहुत सेफ नहीं होता था। और मैं जब जाता था तो मुझे ये नहीं पता होता था, जब वो 5 किलोमीटर में पगडंडी गांव में अंदर पैदल करके जाता था, तो मुझे ये नहीं पता होता था कि कोई मुझे लूट तो नहीं लेगा, कोई मार तो नहीं लेगा। जान का खतरा रहता था। तो कभी कभी मेरे साथ एक बंदा भी हो जाता था, मैं बुला लेता था कोई जो लाठी पकड़ के चलता था। लेकिन वो एक, आप ये कह सकते हैं, मानसिक संतुष्टि के लिए है कि आपने किसी को खड़ा कर लिया। अगर कोई आ जाएगा तो आप क्या करेगा। और वहां पे बाद में मैंने एक कमरा बनवाया था, और कमरा बनवाने के साथ में सीढ़ी से उस कमरे पे चढ़ता था, और सीढ़ी नीचे से खींच दी जाती थी, और वो कमरा ऊपर से तहखाने की तरह से बंद कर देते थे, सो दैट कोई ऊपर पहुंच ना सके। ये डर होता था। तो वो समय था, ना टीवी होता था, ना मोबाइल होता था, ना कोई जरिया होता था, और आपका सहारा आपका ईश्वर। और एक मेरा एक ट्रांसिस्टर होता था, मुझे आज तक याद है,
बहुत सालों तक मैंने अपने पास रखा। वही आपका एंटरटेनमेंट था, वही आपका साथी था, वही आपकी न्यूज़ थी। अगर आपको न्यूज़ सुननी तो उसी पे सुननी। बहुत बड़ा ट्रांजिशन है सर आपकी लाइफ का। आप बहुत पुरानी बात आपने याद दिला दी। मैं सोच के कभी कभी इमोशनल भी हो जाता हूँ, और कभी कभी मुझे अपने आप पे फक्र भी होता है, और कभी कभी भगवान को धन्यवाद भी देता हूँ कि भगवान ने कहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत करी और आज कहाँ पे मुझे बैठाया। ये मेरा खुशनसीबी कहूँगा मैं। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं ज़िंदगी में, आजकल का बच्चा बहुत मेहनत करता है, बड़ा स्मार्ट है, लेकिन हर एक को कामयाबी नहीं मिलती। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने करी और मुझे भगवान देता चला गया और बदलाव आते चले गए। ये उसी का एक जर्नी का हिस्सा है। गोल्ड सर बहुत महंगा हो गया है। गोल्ड तो वाकई में बहुत महंगा हो रहा है। अच्छा, मुझे लगता है हरी जी आपने जो है हैप्पी जी बहुत रिसर्च ज्यादा कर ली है आज। मुझे अब व्यूअर्स नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्यों पूछ रहे हैं आप। गोल्ड तो आलमगीरी गंज और आपका क्या ताल्लुकात है सर, प्लीज उसके बारे में नहीं, आपने बिल्कुल बात सही कही। देखिए, क्रेशर के बाद आया ज्वेलरी। व्यूअर्स को ये भी पता होना चाहिए। देखिए, जब बात हो रही है तो क्रेशर के बाद, क्रेशर वाज डाइंग बिजनेस, खत्म हो रहा था, क्योंकि क्रेशर से सरकार को नुकसान हो रहा था। देखिए, क्रेशर से जितना परसेंटेज जूस निकल सकता है उतना ही निकलता है, और शुगर फैक्ट्रीज जो गवर्नमेंट की होती थी उसमें जूस की कंटेंट ज्यादा होती, तो नेचुरली उससे नुकसान आता, वो बिजनेस खत्म हुआ। खत्म होने के बाद ये हुआ क्या व्यापार शुरू करा जाए, बैक टू जीरो। तो फिर हमारे एक रिलेटिव थे, उनसे मैंने सराफा सीखा उनके साथ बैठ के, और ये बात है सन 89 की, और 89 में मैंने सराफा शुरू करा। शादी के बाद? शादी उसी समय हुई थी, उसी टाइम पे बैठे। हाँ, शादी के बाद शुरू करा था। हाँ, सही कह रहे हैं आप। चांदनी कौन है सर? चंदना मेरी वाइफ का नाम है। उन्हीं के नाम पे अपने, उन्हीं के नाम से मैंने बिजनेस शुरू करा। मेरी शादी के 6 महीने बाद क्रेशर बंद हुआ। समय फिर टफ हुआ, समय ने फिर पलटा खाया, क्योंकि क्रेशर जब बंद हुआ तो बहुत नुकसान हुआ उसको। क्योंकि देखिए, जब चीज खत्म होती है तो उसकी वैल्यू नहीं मिलती, तो वैल्यू मिली नहीं। तो एक बहुत लिमिटेड बजट से मैंने जो व्यापार को शुरू करा, शायद मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता कि कितने पैसों से, बहुत कम पैसों से उसको मैंने शुरुआत करी थी, जो मैं आज अगर मैं पब्लिक। शर्म आती है सर ना अभी? क्या शर्म नहीं आती? फिर क्यों नहीं बता सकते थे? बताना मैं इसलिए नहीं चाहता कि लोग तरह तरह के इस बात का मतलब निकाल सकते हैं। अपना अपना नजरिया होता है, अपना अपना सोच होती है। मैं बस ये कह सकता हूँ, शर्म किसी बात की नहीं। आई एम वेरी प्राउड। मैं कभी बिल्कुल सर, ये आपकी जर्नी ही एक अपने आप में एक मतलब लेसन है कि मतलब कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो सर, और एक आज उस पोजीशन पे बैठे हो कि आप मतलब, अगर मैं कुछ चुनिंदा नाम लूं बरेली के बड़े नामों में तो ऑब्वियसली आपका नाम आता है सर। थैंक यू। तो ये मतलब अपने आप में एक जर्नी है। तो बस आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम पैसों में शुरुआत करी थी मैंने, और एक रिलेटिव के साथ बैठ के मैंने वहाँ, उनकी दुकान के ऊपर एक जगह होती थी, वहाँ से मैंने काम की शुरुआत करी। थोड़ा सा पैसा जब आया तो फिर एक अपनी छोटी सी दुकान ली, जो आज भी है। उस दुकान को चंदना ज्वेलर्स का नाम देके मैंने व्यापार शुरू करा। पहले होलसेल का चांदी का शुरू करा, फिर उसके बाद। और आपके वाइफ दोनों साथ में? मैं और मेरी वाइफ, हाँ, मैं और मेरी वाइफ। आई एम सो प्राउड कि मेरी वाइफ ने कंधा से कंधा मिला के उस कठिन समय में मेरा साथ दिया। और वो सुबह हम लोग दोनों जने स्कूटर से जाते थे, बजाज सुपर स्कूटर होता था, सुबह उसी से जाना, खाना बना के लेके जाते थे, वहीं बैठ के खाना खाना, वहीं व्यापार करना, शाम को आना, और फिर मेरी वाइफ बाकी घर का काम भी करती थी। तो वो मेरी जर्नी वहां से शुरुआत हुई, और वो तो बहुत साल फिर धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि चांदी के होलसेल से फिर रिटेल, फिर थोड़ा सा गोल्ड का रिटेल, उस तरीके से वो धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा, चीजें बदलती गई जी। तो फिर माधवराव सिंधिया पे सर कैसे है चीजें? माधवराव सिंधिया, जैसे मैंने कि शुरुआत में कहा कि मेरी पैदाइश ग्वालियर की है, तो मेरी बहन ग्वालियर की है, बहन कह लें या मौसी कह लें टेक्निकल। तो वो लोग, उनका सब परिवार पूरा जो है सिंधिया परिवार से बड़ा जुड़ाव था। तो राजमाता सिंधिया के टाइम से आना जाना फैमिली का हमारे यहाँ लगा था। मैं भी देखता था कभी कभार जब भी ग्वालियर जाता था। तो जब माधवराव जी वॉज अलाइव, जब वो जिंदा थे, तो उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक स्कूलों की चेन खोलूं। देखिए, सिंधिया स्कूल, हाँ, सिंधिया स्कूल एक हिंदुस्तान का मशहूर स्कूल है जो कि फोर्ट ग्वालियर पे चलता है, लेकिन वो क्योंकि एक रॉयल ट्रस्ट को बिलोंग करता है तो उसकी ब्रांच नहीं खुल सकती। तो वो चाहते थे कि
नया स्कूल का हम ब्रांच खोले और वो मौका हम आपको दें, क्योंकि हमारे संबंध थे, उन्हें लगा ये पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, इनको। फिर उनकी डेथ हो गई। फिर उनकी डेथ हो गई 2000 में। अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्ट शेल्व हो गया। उसके बाद उनके पुत्र जो आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और उनके मन में ये ख्याल आया कि ये तो नहीं मैं करना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे फादर ने ये प्रपोजल रखा था तो उनकी मेमोरी में आप एक स्कूल खोलिए और मैं आपको ये परमिशन देता। तो उन्होंने फिर एक अपने हैंड रिटन लेटर, आपके पास वो? मेरे पास वो लेटर आज भी है और सुरक्षित, वो मेरे लिए बहुत प्राइसलेस है। और उन्होंने बस यही कहा था कि मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे फादर की मेमोरी सुरक्षित रखी जाए और उनको जो उनका जो स्टैंडर्ड उनके इमेज के हिसाब से होना चाहिए वो विद्यालय का स्टैंडर्ड हो। और उन्होंने ये भी कहा था, उस समय कमिटमेंट किया था कि ओपनिंग में या जब भी आपको लगे मैं स्कूल में जरूर आऊंगा। तो यहाँ से लोग बाग बहुत उत्सुक होते हैं कि माधवराव सिंधिया बरेली में कैसे, तो उसकी कहानी, ये स्टोरी है, ये कहानी है, यहाँ से शुरुआत हुई थी 2004। अच्छा। और फिर 2004 से आप इसी इंडस्ट्री में हैं? जी 2004 से फिर हमारी शुरुआत हुई। पहले छोटा स्कूल हुआ, 2007 में एक बड़ा स्कूल खोला, उसी को डेवलप करते हुए आज दोनों स्कूल चलते हैं। 22-23 साल हो गए इसको। अब सर स्टूडेंट्स पे आते हैं हम लोग। जी, आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग थी जी। तो थोड़ा सा जो है स्टूडेंट्स पे आ जाते हैं। जी जी जी। आजकल जो स्कूल्स हैं, क्या सर वो स्टूडेंट्स के करियर पे भी फोकस करते हैं या फिर सिर्फ मार्क्स को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखिए, मैं क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा, बड़ी फ्रैंक सी बात है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं स्कूल फ्रेटर्निटी का हिस्सा हूं और हर स्कूल अपनी तरफ से कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा करे, बेस्ट करे। लेकिन हाँ, कुछ बात मैं जरूर हाँ जरूर कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मार्क्स की रेस में दौड़ते हैं, जो कि बड़ा दुखद है, नहीं होना चाहिए। फोकस होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट, जो आजकल बहुत प्रचलन में भी है, जो बात भी हो रही है, और मार्क्स शुड बी सब्सिडरी। देखिए, आप एक बात बताइए, मैं बच्चों से भी ये बात पूछूंगा जरूर पॉडकास्ट में, आप कितने लोगों को याद होगा कि 12th में मेरे कितने मार्क्स आए थे? करियर बहुत कम। वो एक दिन की खुशी होती है। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, आज आपके 95 आए, 97 आए, आप एक दिन अरे साहब मेरा अखबार में नाम आ गया, मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन उसके बाद अगर आपने कोई भी लाइन कर ली, उसके बाद आपको याद रहेगा उस मार्क्स का? नहीं याद रहेगा। तो मार्क्स के पीछे ना भागे। मैं स्कूल में भी कहता हूँ, पढ़ाई बढ़िया से करिए, जो भी मार्क्स आ गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस रेस में मत भागिए। लेकिन हाँ, आपने जैसा कहा, दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसा चलन है कि जिसके अच्छे स्कूल के मार्क्स आएंगे वो स्कूल बढ़िया है। ये टोटली फिलॉसफी गलत है। प्लेसमेंट जैसे मैटर करता है, वैसे बच्चों का भविष्य मैटर करता है। जब बच्चे ज्यादा से ज्यादा अच्छा बन रहे हैं या करियर बना रहे हैं, वो ज्यादा बेटर है, ना कि मार्क्स। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है सर, वो स्टूडेंट को रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है या फिर सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही प्रिपेयर करता है? बदलाव आ रहा है। बदलाव आ रहा है। पहले आप कह सकते थे कि सिर्फ जो है मार्क्स के लिए ही पढ़ाई होती थी और बच्चों का फोकस, लेकिन अब जो कुछ नई एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से काफी बदलाव हैं और स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया जा रहा है। कौशल बोध एक नई चीज लेके आई है सरकार, उसके द्वारा जो है काफी चीजें बदल रही हैं और मुझे बहुत लगता है कि आने वाले समय में बच्चों को फायदा मिलेगा और बदलेंगी। जी सर, जो टॉपर है स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर हम उनको रियल लाइफ में देखते हैं तो बड़े डिफरेंट होते हैं। मतलब 90% बच्चे, मतलब उनका रियल लाइफ थोड़ा सा फर्क होता है, दिखता है। तो क्या वो होना चाहिए सर आपके अकॉर्डिंग, या फिर सब बच्चों को एक, मतलब जैसे अभी एक रील भी आई थी, मैंने कुछ टाइम पहले देखा है, कोई कोटा की कोई कोचिंग थी जी, उनके टॉपर से 2 भाई, मतलब वो बात करने से सर रोबोटिक लग रहे थे, वो टॉपर्स थे। उनसे उनका नाम भी अगर पूछ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनको कोडिंग, वो मेरा नाम ये, मतलब वो रोबोटिक। तो लगता है आपको सर ये जरूरी है? नहीं, मैं देखिए, हर बच्चा एक सा नहीं होता। पहली बात तो ये आपने कहा, बात ठीक है आपकी, लेकिन एक बात मैं कहूँ कि पहली बात तो ये कि 80% और 95% बच्चा जो आप बात कह रहे हैं कि दोनों में फर्क है या कुछ अलग लगते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों ही बच्चे, दोनों ने ही मेहनत करी, किसी की 80 आए, किसी की 95, मेहनत में किसी की कोई कमी नहीं रही। मैं उसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। मेरे यहाँ एक बच्चे के आए 98.8% मार्क्स, नाम नहीं बता सकता। आज वो बच्चा बहुत सक्सेसफुल नहीं है लाइफ में,
अनफॉर्चुनेटली जितना होना चाहिए था, जितना आप समझ सकते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग। तभी मैंने कहा मार्क्स की इतनी वैल्यू नहीं होती। और उसी साल एक बच्चे के आए 81%, और वो बच्चा आपको मालूम है आज क्या, आईपीएस ऑफिसर। लाइफ में कौन सक्सेसफुल है, लाइफ में कौन खुश है, वो मेरे को आज भी फोन करता है, मिलने आता है बच्चा, फकर होता है, मिलके बहुत खुशी होती है। और जब मैं वो 98.8% वाले बच्चों को देखता हूँ, मिलता वो भी है मुझको, आशीर्वाद मेरा आज भी उस पे दुख होता है। अनफॉर्चुनेट है, जरूरी नहीं है कि उसकी कोई गलती नहीं है, कोई खता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मार्क्स की इतनी वैल्यू नहीं है। थोड़ा नसीब भी है, लेकिन कभी कभी माँ बाप जो है ना बहुत मार्क्स के पीछे भागते हैं, बच्चे भी बहुत मार्क्स के पीछे भागते हैं। मेरे स्कूल में भी आएंगे साहब, इसके इतने मार्क्स नहीं है, कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं आए कोई खास बात नहीं है भाई, आप अच्छा कोशिश करो, करियर फोकस माइंडेड बनाओ उसको, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर उसके 90 भी आ रहे हैं कोई बात नहीं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का सर जो एक एक्सपेक्टेशंस है, उसमें सबसे बड़ा गैप आपको क्या दिखता है? एक तो ओवर रिलायंस ऑन, अब वो बात वहीं घूम फिर के फिर मार्क्स पे ही आ जाती है। बच्चों की साइकोलॉजी को पेरेंट्स जो है कभी कभी समझने में थोड़ा सा भूल कर देते हैं। बच्चा आजकल बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल, और उसको अपनी लाइफ का काफी हद तक बहुत पहले से पता हो जाता है, जो हम लोगों को नहीं पता होता था। हम लोग तब इतना रियलाइजेशन नहीं था, आज का बच्चा उसे पहले से मालूम मुझे क्या बनना है। मैं बहुत रियलाइज करता हूँ पेरेंट्स जो है इस बात को नजरअंदाज करके कभी कभी, नॉट एवरीबॉडी, कभी कभी अपनी इच्छाएं उस पर थोपने की कोशिश करते हैं। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, मैं आपको बताऊं कि एक बार मेरे पास बच्चा आया, बड़ी मजेदार सी बात है। वो आया, बोला सर वो अब मम्मी पापा को आप बाहर भेज दीजिए। अब मम्मी पापा उसके मेरे पास बैठे में, अब वो भी दंग कि ये अकेले में क्या बात करेगा, अब वो हिलना ना चाहे। अब मैं बच्चे की बात कैसे टालूं? तो मैंने कहा सर, अरे आपका बच्चा है, कह रहा है तो आप थोड़ा बाहर चले जाइए। वो बेचारे बड़ी मुश्किल से साहब थोड़ा मुंह बना के वो बाहर चले गए, बच्चा अकेले में। तो मुझसे क्या कहता है, वो फादर उसके कह रहे थे डॉक्टर बनाने को, बोले सर मुझे सिंगर बनना। ये मान नहीं रहे। अब मैं उसकी बात सुन के मुझे हैरानी भी थोड़ी सी हुई और थोड़ा उस पर दया आई। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? आप देखिए माँ बाप की बात भी है सही कि वो ये कह रहा है, उनका कहना ये है कि सिंगर में क्या क्या करेगा आगे, कैसे करियर बनेगा। वो कह रहे हैं डॉक्टर बन जाओ, अब वो कह रहा नहीं मुझे सिंगर बनना। तो मैंने बीच का रास्ता निकाला। मैंने कहा भैया ऐसा है कि इसको मौका दीजिए, अगर ये नहीं कर पाएगा तो डॉक्टर 1 आध साल मौका तो दीजिए। अब उसके बाद आई डोंट नो वो सिंगर बना नहीं बना, ये तो मैं नहीं कह सकता। फिलहाल वो डॉक्टर नहीं बना। हो सकता माँ बाप अगर वो सुन रहे हो तो वो कहेंगे कि इन्होंने पता नहीं क्या राय दी थी। अब अंदर की बात अपने पता चल गई। अंदर यही हुआ था। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सर आज का जो स्टूडेंट है वो डिस्ट्रैक्ट है या फिर जो है स्मार्ट है? स्मार्ट तो है, दैट आई एग्री, स्मार्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस में पड़ जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। गवर्नमेंट, हालांकि मैं एक अकेला बंदा हूं जो मैं कहता हूं हर बच्चे को फेसबुक इंस्टाग्राम की परमिशन होनी चाहिए। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और आपके पॉडकास्ट पे भी ये बात कहता हूँ। लोग कहेंगे कैसी बात कह रहे हैं, मैं कहता हूँ आप जितना बच्चे से दूर रखोगे इन चीजों की, उतना ही बच्चा जो है उससे अट्रैक्ट होगा। लेकिन क्लोज मॉनिटरिंग रखिए और टाइम लिमिट बांधिए। हर बच्चे को एक टाइम लिमिट होगी कि आधा घंटा बेटा तुमको ये मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा, एंड दैट शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड बाय द पेरेंट्स। ये होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन है, मैं मानता हूँ, सॉरी बच्चों, मैं बच्चों को ये बात कह रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन है। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था सर आपसे कि आजकल जो सोशल मीडिया है उसका स्टूडेंट्स पे जो है इम्पैक्ट है, सीरियस इम्पैक्ट है या नहीं? नहीं देखिए, अच्छी चीज है, बहुत नॉलेज में बढ़ती है एंड बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आता है। हमारा पॉडकास्ट आएगा, हम तो चाहेंगे हमारा पॉडकास्ट देखें बच्चे, बिल्कुल। लेकिन हाँ, ऑन अ सीरियस नोट, अगर टाइम लिमिट अगर आप बच्चों को दे दें कि बेटा तुमको आधा घंटा रोज मिलेगा या 1 घंटा मिलेगा, तो वो फेयर इनफ है। वो बैलेंसिंग अप्रोच होनी चाहिए, बिल्कुल ही। अच्छा, आजकल सर मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं अपना जो ट्रेडिशनल करियर्स थे लोगों के,
उसको छोड़ के कुछ नए क्रिएटर जॉब्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि फ्रीलांसर्स हो गए, आपके क्रिएटर्स हो गए, है ना, या फिर इन्फ्लुएंसर्स हो गए, और कंपनीज भी बहुत कोलैब कर रही हैं आजकल, है ना, इनके साथ। और इवन इंडियन गवर्नमेंट भी अभी देखिए बजट में उन्होंने, है ना, कितना सपोर्ट, चाहे इनडायरेक्टली किया, बट है ना, सपोर्ट किया क्रिएटर्स को। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल कॉलेजेस को भी अपने करिकुलम में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना चाहिए, जिससे कि बच्चों को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हेल्प मिले? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए मैं तो हमेशा इस बात को मानता हूँ, और हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार ये बात कही है कि नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। पहली बात तो ये आत्मनिर्भर बनो। हाँ, आत्मनिर्भर बनो। तो एक तो ये मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ। तो दूसरी बात ये है कि आप जो है प्रोविजंस दीजिए, उनको मौके दीजिए। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की बार बार बात आ जाती है, लेकिन वो बात सत्य है आज की तारीख में। नौकरियां हमारे देश में बहुत कम है। आप देखते होंगे किसी भी कहीं भी जाएं, 10 नौकरी के लिए 10,000 एप्लीकेशन है कम से कम। वो भी में और ज्यादा ही होंगी, ज्यादा ही होंगी। तो आप मौका दीजिए, एंड हर स्कूल को या कॉलेज को, अगर हायर एजुकेशन की हम बात करें, तो ऐसे प्रोविजंस देने चाहिए। स्कूल लेवल पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं सरकार की हेल्प से। इस साल हमारे विद्यालय में कुछ चीजें ऐसी हम शुरू करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी प्रोसेस में है, तो बच्चों को उससे बेनिफिट मिलेगा। और मुझे लगता है हर स्कूल के करिकुलम में ऐसा होना चाहिए। बदलते जमाने के हिसाब से आपको बदलना चाहिए, नहीं तो पीछे रह जाओ, नहीं तो आप पीछे रह जाओ, सीधी बात है। और आपने भी बात कही डिफरेंट कोर्सेज की, तो मुझे भी एक बच्चे का भी याद आ गया, इंटरेस्टिंग। अगर आप कहें मैं सुना देता हूँ। प्लीज प्लीज। मेरे यहाँ एक टीचर हैं, और उनका बच्चा मेरे यहाँ पढ़ता था, अब तो पास आउट हो गया। तो वो फेयरवेल के टाइम पे मेरे पास आया। मैं जनरली फेयरवेल पे कुछ बच्चों से सवाल जरूर पूछता हूँ कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो। अच्छा, उनके पेरेंट्स या उनकी वाइफ, उनकी मदर जो है, वो मुझे बचा चुकी थी कि सर ये तो डॉक्टर बनेगा। और बड़ा उन्होंने अथॉरिटी से मुझे ये बात मालूम थी। तो मैंने जब उस बच्चे को उठाया, मैंने कहा बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, मुझे मालूम था ये जवाब आने वाला है। तो आप विश्वास करें क्या जवाब दिया उसने? बोले मैं तो कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। ये उसका ऑनेस्ट जवाब था। अब मैं एकदम चौंक गया, मैंने कहा ये जवाब क्या है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। और आप सुनो, उसके बाद बेस्ट पार्ट उसके बाद आता है। उसने कहा उनकी मदर बाहर खड़ी हुई थी, उन्होंने सुना, वो बाहर निकला, और मैंने देखा उनके बगल में चाटा पड़ा उसके, जो बड़ा दुखदाई था। गलत बात, हाथ नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले तो उनको बुला के कहा, मैंने कहा पहली बात तो ये गलती है, बिल्कुल सही बात है, आपके बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बात तो मारना उड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कहा तो अलाउड भी नहीं है, और ना छूना चाहिए आप। सही बात। बोले सर ये हम तो इसका डॉक्टर के सपने बनाए हुए। मैंने कहा देखिए आज इसके मन की बात निकली, उसकी भी तो सुनो। हाँ, उसकी भी तो सुनिए आप। आज आपको इस बात को 2-3 साल हो गए, आज आप विश्वास करें वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, और अच्छा कंटेंट बना रहा है। मैं नहीं कह सकता वो सक्सेसफुल हो गया अभी, वो अभी उसको बहुत आगे जाना है, लेकिन वो पैशन कर रहा है, वो दिल से कर रहा है, पैशन फॉलो करता। खुशी होती। बच्चों को करने दीजिए, नहीं कर पाएगा 2-3 साल बाद, फिर आप बोल देना उससे बेटा तुमको हमने मौका दिया, अब तुम चल। तो ऐसे हो जाता है। सर आप स्पोर्ट्स को बड़ा प्रमोट करते हो जी, आपके अकॉर्डिंग जो स्पोर्ट्स है वो एकेडमिक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं ऐसा तो नहीं। Okay. ये नहीं कह सकता मैं। देखिए ये अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर इस पे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एकेडमिक्स शुड बी नंबर 1। देखिए पढ़ाई अगर आपने नहीं करी जिंदगी में, तो फिर आप इतना जिंदगी में शायद कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत कुछ आप खो दोगे। तो हर एक के पास एक क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको रेशियो की बात अगर करूं, तो मैं 65-35 या 60-40 का रेशियो दूंगा, जिसमें मैं एकेडमिक्स को ज्यादा रेशियो दूंगा। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे दिल के करीब क्यों है, क्योंकि मैं खुद अपने टाइम पे अच्छा स्पोर्ट्स खिलाड़ी था, और मैं बहुत कुछ करना चाहता था जो मुझे नहीं मौके मिले। तो मैं चाहता हूं कि आजकल का बच्चा जो एस्पिरेशन रखता है उसे मौके मिले। अगर मैं कैपेबल हूं तो मैं क्यों ना कर पढ़ूं। और आज तब में और आज के जमाने में बहुत फर्क आ गया। तब स्पोर्ट्स में नौकरियां नहीं थी,
अब नौकरियां, अब बहुत नौकरियां हैं। सही बात है। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में देखता हूँ जिसमें गवर्नमेंट जो है आपको नौकरी प्रोवाइड कर रही है और नौकरियां मिल रही है बच्चों को। मिलती हैं। तो ये बदलाव है। तो इसलिए अब स्पोर्ट्स में आप देखेंगे बहुत बच्चे जा रहे हैं, करियर बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ पढ़ाई होती रहनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बहुत लोग मेरे से डिफर करते हैं। चेस, आर्म रेसलिंग और पैरा स्पोर्ट्स में भी शायद आप है ना बच्चों को बड़ा मतलब बहुत सपोर्ट करते हो जी। तो उसकी क्या सर स्टोरी है? मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं अपने टाइम पे अच्छा खिलाड़ी था। अब वो जिंदगी में मौका मुझे नहीं मिला उस समय, तो एक दिल में एक कसक सी रह गई कि भाई खेल मैं नहीं पाया तो मैं कम से कम बच्चों के लिए तो कुछ कर पाऊं। फिर कहते हैं ना टर्न ऑफ इवेंट्स हुए, शतरंज एसोसिएशन का मुझे अध्यक्ष बना दिया गया, मुझे मौका मिला बरेली शतरंज एसोसिएशन का। तो फिर उसके बाद आपने पैरा आर्म रेसलिंग की बात करी, सॉरी आर्म रेसलिंग की बात करी आपने, जिसे हम पंजा लड़ाना हिंदी में कहते हैं। बचपन में सभी लोगों ने पंजा लड़ाया होगा, हार जाते थे। तो वो एक नया स्पोर्ट डेवलप हुआ, फिर उसका मुझे प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर पैरा स्पोर्ट्स ये गवर्नमेंट की बड़ी एक महत्वाकांक्षी स्कीम है जो दिव्यांग लोगों के लिए है, तो उसका भी मुझे एसोसिएशन का अध्यक्ष बना। तो ओलंपिक में भी है टीम, ओलंपिक में भी है। तो इसी तरीके से काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन से मैं जब जुड़ता चला गया, तो मेरी कोशिश अब ये रहती है कि जो जो ऑर्गेनाइजेशन मेरे नेतृत्व में चल रही हैं उनमें मैं सबको मौका दूं। और मुझे बड़ा हर्ष होता है कि मेरे अंडर में, या मेरे अंडर में नहीं, मेरे नेतृत्व में जो ये चीजें चल रही हैं उसमें काफी कुछ अच्छा हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में और भी बेहतर होगा। चेस में काफी बच्चे हमारे खेल रहे हैं। अच्छा। और कुछ रेटेड बच्चे हो गए हैं। हाँ। जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि अच्छा कार्य हो रहा है और होते रहना चाहिए इसी तरीके से। एक सर बड़ा ना सीरियस सवाल है, बड़ा मतलब प्रॉब्लम वाला सवाल है कि जैसे मान लीजिए क्लास में पीटी का पीरियड है और बच्चा क्लास में बैठा है, उसका क्या करें? ये तो बड़ा आपने मजेदार बात पूछ ली कि आपने उल्टा सवाल पूछ लिया। ये तो गुगली हो गई बिल्कुल। पीटी तो देखिए बच्चे बचना चाहते हैं। हाँ, खेल का अगर पीरियड होगा, स्पोर्ट्स का पीरियड होगा, सर्दी गर्मी बरसात बच्चे भागता हुआ चला जाएगा। लेकिन एक बात कहें, आपने भी ऐसा करा होगा शायद मेरे ख्याल में। और मैं व्यूअर से कहूँ, शायद मैंने भी ऐसा करा। ठीक है। देखिए पीटी कभी कभी बोरिंग हो जाती है, बच्चे बड़ा खुश हो रहे होंगे, लेकिन बात सत्य है। लेकिन क्या करें सर, देखिए ये भी एक पार्ट है, पीटी करना जरूरी है। स्वस्थ रहते हैं फिजिकली मेंटली, आप स्ट्रांग रहते हो। बच्चों ये गलती मत करना, आपके टीचर कहें। अब हमें समझ में आया, जब आप हमारी एज में आओगे हमें उम्र में समझ में आया, आप लोगों के पास मौका है। पीटी क्लास बंक मत करो भाई, जाओ बाहर जाके खेलो। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका जी, सैनिटरी पैड के डिस्ट्रीब्यूशन का। जी। उसका आपका थॉट आपके माइंड में सर कैसे आया? हाँ, ये आपने ये जो आपका सवाल है, ये मेरे बड़ा दिल के करीब है, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि मैंने शायद शिक्षा के अलावा कोई भी अगर जिंदगी में अच्छा कार्य जो मेरे दिल के करीब है, वो शायद ये है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी सर। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी लाल किले की स्पीच में महिला स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, और वो मैं स्पीच सुन रहा था उनकी, और मेरे को उस समय लगा कि मुझे भी कुछ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कार्य करना चाहिए, जबकि सरकार कर रही है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे भी कुछ योगदान देना चाहिए, जैसा कि हर एक इंसान का फर्ज होता है कि कुछ समाज को आप कुछ दे पाए। बिल्कुल। तो उस दिन से मैंने एक ये बीड़ा उठाया कि क्यों ना मैं मुफ्त सैनिटरी पैड, मुफ्त एकदम उन लोगों को दूं, उन महिलाओं तक पहुंचाऊं, उन बालिकाओं तक पहुंचाऊं जिनको ये सुविधा नहीं मिलती है। तो मेरा जो असली हकदार हैं, जो असली हकदार हैं, मैं आप विश्वास करें कि मैं उन गांवों में जाता हूं जहां पे वाकई में एक भी सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं है, और उनके पास वो 10 रुपए या 20 रुपए भी नहीं है कि वो सैनिटरी पैड खरीद सके। गंदा कपड़े का इस्तेमाल होता है जिससे लाखों बीमारियां होती हैं। 80% बीमारियां, ये मेडिकली प्रूवन बात है। अगर आप गंदा कपड़े का इस्तेमाल करना छोड़ दें महिलाएं, तो 80% बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। ये मैंने उनको जाके समझाया, उनको समझ में आई, और मुझे फक्र है इस बात का कि आज मेरे उन गांवों में इतनी अच्छी मेरी कह सकते हैं बात मानी जाती है या सुनी जाती है कि उनको उनकी जिंदगी में बदलाव आया। अच्छा है, बिल्कुल सही बात। और मुझे बड़ा कहते हुए भी गर्व होता है कि पिछले 6 सालों में बहुत सारी महिलाओं को मैंने सुविधा प्रदान करी है। अभी भी कर रहे हो? अभी भी कर रहा हूँ। 2 लाख का टारगेट हो चुका। मेरी इच्छा ये है कि जब तक मेरी जिंदगी रही ये टारगेट 10 या 20 लाख पहुंचे।
तो कम से कम मैं अपना योगदान समाज के लिए कर सकता हूँ। महिलाओं की सेवा करना, महिला देवी का स्वरूप होती हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे सेवा परम धर्म है कि मुझे करनी चाहिए, वो इसके हकदार है। बहुत अच्छा सर। ये मतलब कहते हैं ना कि जब आप और ये शायद तभी पॉसिबल है जब आप खुद एक ग्राउंड लेवल से जाते हो, है ना, कि जब आप एक स्टेज पे चले जाते हो तो आपको लगता है नहीं यार अब हो गया, ठीक है, अब थोड़ा सोशल भी कर लो, थोड़ा लोगों के लिए भी रिटर्न करो, क्योंकि वो शायद आपने वो जर्नी फेस करी होती है, आपने वो लाइफ जी होती है, तो आपको पता है कि यार नहीं ये जरूरी है, लोग परेशान हैं, है ना, लोगों को अगर मैं कुछ दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ, तो भाई अगर मैं 2 रुपए तो खर्च कर ही सकता हूँ, तो वो शायद इसीलिए आप कर पा रहे हो। हाँ, ये बात आपकी सही है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ जिंदगी में देखा है, तो मुझे मालूम है कि परेशानी आदमी की क्या होती है। और मैं तो सबसे ये अपील करता हूँ, कभी भी कहीं भी जाता हूँ, कि देखिए जरूरी नहीं है कि आप हर चीज पैसे से करें। भाई मैं जितना सक्षम उतना कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप 10 रुपए खर्च कर पाए, 1 लाख खर्च कर पाए, 10,000 खर्च कर पाए। आपके पास 1 रुपया खर्च करें, आप 1 खर्च करिए। आपके पास रुपए नहीं है, आपके पास समय है, आप समय दीजिए। समय नहीं है आपके पास आइडिया, आप आइडिया दीजिए। कुछ समाज को देते रहिए। ये हमारा एज अ नागरिक, एज हिंदुस्तानी नागरिक एक फर्ज बनता है कि हम समाज को कुछ अपनी तरफ से दें। समाज रिटर्न जरूर करता है। समाज रिटर्न जरूर करता है। तो ये एक दायित्व है जो हम निभा रहा हूँ। और विश्वास करिए बड़ी मन को शांति मिलती है जब मैं जाता हूँ गाँव में, और कभी आपको लेके चलूंगा तो आप देखेंगे कि लोग आपको कैसे सर पे बैठाते हैं। आप विश्वास करें, होली भी मेरी उनके साथ होती है, दिवाली भी मैं उनके साथ मनाता हूँ, ईद भी मैं उनके साथ मनाता हूँ, गुरु पर्व भी मना सकता हूँ। हर त्योहार पे वो मेरा इंतजार करते हैं गाँव वाले, भैया जी कब आएंगे, सर कब आएंगे। फैमिली है, मेरी फैमिली है। आज मैं वहां पहुंच जाऊं, अगर मुझे भगवान न करे कोई तकलीफ हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे पास उनके साथ के फोटो भी मैं खिंचवाता हूँ, मैं उनके साथ डांस भी करता हूँ। जब होली होती है तो उनके साथ बकायदा डांस होता है, सब बच्चे मेरे साथ बैठते हैं, रंग लगाएंगे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, परिवार है मेरा। और ये परिवार कैसे जुड़ा, उस छोटी सी एक जो पहल मैंने करी थी, आज वो मेरे साथ परिवार है। और कुछ गांव मैंने पेट्रोनाइज कर रखे हैं, हर एक जगह में नहीं पहुंच पाता हूँ, जो दुख की बात है, कोशिश मेरी रहती है ये, लेकिन वो मेरा परिवार है। तो मैं जब भी ये बात कोई मुझसे पूछता मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, वो लोगों की याद आ जाती है। मुझे लगता है कि अरे यार मैं और कुछ लोगों से मिल पाऊं। तो अच्छा है, ये भगवान ने मुझे मौका दिया। मैं तो इसमें भी भगवान का ही धन्यवाद दूंगा कि मुझे मौका दिया। आप एक बात मैं और इसमें इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा कि जब मैं पहली बार गया, 2020 की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो वही गांव में जिसमें आज मैं जाता हूं, उस गांव में लोग लठ लेके मेरे पीछे भाग गए थे मारने को। क्यों भाई एक मर्द होते हुए आप सैनिटरी पैड की बात करने वहां पहुंच गए, तो आपको कौन घुसने देगा? कहेगा ये कौन आदमी आ गया भाई, ये हमारी महिलाओं से कैसी बात कर रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है। उनकी नजर में तो गंदी बात हो गई है भाई। आप किसी को समझाने में समय लगता है, फिर क्या, तो पिटते पिटते बचे भाई साहब, लदर पदर भागे। हो सकता है एक आध पड़ भी गई होगी मेरे। फिर कैसे लेकिन वो कहते ना हम भी ढीठ थे, हमने कहा ठीक है भाई छोड़ेंगे हम भी नहीं, ठीक है एक आध पड़ जाएगी देखी जाएगी, समझ में आई जाएगी। धीरे धीरे एक आध आदमी को पटाया भाई, उसमें से किसी को समझाया देखो भाई हम कुछ मांगने। अच्छा सबको ये लगता है कि राजनीति है इनकी, ये कुछ इलेक्शन लड़ेंगे। तो पहले तो मैंने ये कहा भैया हमारा कोई राजनीति गेम नहीं है। आदमी विश्वास नहीं करता, आदमी कहता है क्यों करेगा फिर, क्यों फ्री में कौन करता है आजकल। हमने कहा हम कुछ अलग हैं भाई। तो मतलब ये ऐसे बातों बातों में मेरे को एकदम आ गया जी कि है प्लान आगे सर राजनीति का? नहीं देखिए अभी तो नहीं, बाकी अभी तो नहीं। हाँ। ये शब्द बड़ा असर खतरनाक होता है। अभी तो नहीं देखिए मैं इसलिए ये बात अभी मैंने वर्ड यूज करा कि क्योंकि इन फ्यूचर नहीं पता, इन फ्यूचर किसी को नहीं पता कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने अभी प्लान नहीं है, अभी मेरा कोई प्लान नहीं, ना मैंने ऐसे कभी विचार बनाया, ना मैंने किसी से ऐसी चर्चा करी। लोगों ने मुझसे जरूर, मैं झूठ कहूं, बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑफर भी दिया है, चर्चा भी करी है, और शायद हर हफ्ते कुछ ना कुछ इस तरीके की चर्चा होती है। मैं सबसे हाथ जोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, लोगों का सेवा करने में। भाई देखिए राजनीति भी क्यों है, लोगों की सेवा करने के लिए है। मैं सेवा यूं ही कर रहा हूँ, तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं, अभी नहीं, इसलिए कहा आगे का इन फ्यूचर पता। सर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जी, एसोसिएशन, स्कूल, उसके बाद सोशल वर्क, इतना कुछ मैनेज कैसे करते हो आप?
सर समय सभी के पास 24 घंटे होते हैं। आप भी देखिए मैनेज कर रहे हैं, आप अपना इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, आप मेरे साथ बैठे हुए भी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप बहुत कुछ एजुकेशन के लिए करते हैं, आप भी उतने ही समय में कर पाते हैं। आदमी के पास अगर अगर उसके पास कहते हैं ना डिटर्मिनेशन हो, अगर उसका निश्चय हो, समय सबके पास है। हमारे मोदी जी जो हैं वो इस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मैं उनको बड़ा आइडल मानता हूँ अपना, कि आप देखिए कि वो 24 में से कैसे 28 घंटे निकाल लेते हैं काम। बड़ी बात है, बड़ी बात है वो तो। और आप उनकी एज देखिए, एज देखिए, सच बात है। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हर बार सुनने में आता है कि ये इनका लास्ट इलेक्शन है। हाँ, और देखिए आज भी एनर्जी देखिए आप। एनर्जी देखिए, आप उनको मैच नहीं कर सकते। वो उनकी चेहरे का वॉक glow- देखिए, आप glow हर जगह पहुंच जाते। मैं अभी आज रील देख रहा था, वो कहीं किसी स्टॉल पे खड़े हुए झालमुड़ी खा रहे थे, और उसने उनसे उस दुकानदार तो बेचारा ग्लैड हो गया, पीएम खड़े हुए झालमुड़ी खरीदने के लिए, और वो बेचारा बोलता है अगर कि नहीं सर, हाथ जोड़ के बेचारा कह रहा है नहीं नहीं सर पैसे नहीं। बोले नहीं नहीं पैसे रखो। उन्होंने कितने किए, 10 रुपए की। 10 रुपए निकाल के दिए, उस झालमुड़ी वाले को 10 रुपए दिए, उसने झालमुड़ी बना के दी। उन्होंने कहा भाई मिर्ची कम डालना। ये सब बातें हैं, कनेक्ट करना आता है। एनर्जी देखिए, वो भी वही इंसान है, पीएम है हमारे देश के। अगर वो समय निकाल सकते हैं तो हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। समय सबके पास है, बस मैनेजमेंट और मैनेजमेंट होना चाहिए। समय बहुत है। मैं सर आपको एक एक शब्द दूंगा, जी, ठीक है? यही फंसा रहे हैं हम मुझे। ये स्टूडेंट्स की लाइफ में कैसे जरूरी है जी, ये आप प्लीज 2 लाइंस में आंसर करिएगा। ओके। सबसे पहले सर, मार्क्स एंड ग्रेड्स। मार्क्स एंड ग्रेड्स जीवन के लिए इतनी जरूरी नहीं है। ये बच्चों को बिठा लेना चाहिए। अच्छी पढ़ाई जरूरी है, लेकिन मार्क्स एंड ग्रेड जीवन का अंत नहीं है। ये अगर बच्चों को समझ में आ जाए तो आई थिंक दे विल बी वेरी सक्सेसफुल। स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी जिंदगी में अपनी स्किल डेवलप करिए, वो आपके लाइफ में हमेशा काम आएगी। माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को अचीव करने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए, यू शुड हैव अ प्रॉपर माइंडसेट फॉर इट। फोकस्ड एंड माइंडसेट। डिग्री, अनफॉर्चुनेटली डिग्री हमारे हिंदुस्तानी जो करिकुलम है उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं नौकरी पे जाते हैं तो भी डिग्री आपको चाहिए। नौकरी बगैर डिग्री के आपकी वैल्यू नहीं मानी जाती। अनफॉर्चुनेटली डिग्री होनी चाहिए, और जो एजुकेशन सिस्टम या जो हमारा का करिकुलम है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। डिग्री हमें चाहिए। फन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट फन नथिंग इज पॉसिबल। आपके एग्जाम्स भी, मैं कहता हूं बच्चों को, जब मैं एग्जाम्स के बारे में भी तब भी मैं कहता हूं कि प्लीज एंजॉय। हर समय पढ़ते मत रहिए कि 8 घंटे पढ़ रहा हूं मैं, 12 घंटे, नथिंग डूइंग। आप अपना 1 घंटा 2 घंटा रोज का फन के लिए निकालिए। मैं इस एज में भी ये काम करता हूँ। सो हैव फन इन लाइफ। विदाउट फन नथिंग इज पॉसिबल। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। सिंपल, humble, human being trying to enjoying life, and मोटिवेशन, trying to give back to the society in which whatever way I can. सर आज का स्टूडेंट अगर कोई प्रेशर में है, डरा हुआ है, माइक है सर, कैमरा है, आप उन्हें क्या मैसेज दोगे जिससे कि एटलीस्ट वो ओवरकम कर पाए उससे और एक अच्छा नागरिक बन सके? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप टेंशन में तब कब आते हैं जब आप लास्ट मिनट पे कोई पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो मैं हर बच्चे को ये कहता हूं, मैं अगर स्कूल स्टूडेंट्स की या कॉलेज स्टूडेंट्स की भी बात करूं, तो पूरे साल बैलेंस्ड पढ़ाई करिए। आप जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो आपके ऊपर एक तो एंड टाइम पे प्रेशर नहीं आएगा। ट्राई टू गिव योर बेस्ट एट द एग्जाम्स। डू नॉट ट्राई टू पैनिक। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो कि टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से एग्जाम्स में इतना अच्छा नहीं कर पाते। तो ये सब आप प्रैक्टिस करके रखिए। ट्राई टू गिव योर बेस्ट शॉट। वट एवर यू अचीव, ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम अराउंड। डोंट लूज होप। डोंट लूज होप। दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप हमेशा, आपको लाइफ विल ऑलवेज, अब तो गवर्नमेंट बोर्ड भी 2 करने लगी है, ऑलवेज गिविंग यू सेकंड चांस। लाइफ विल गिव यू अ सेकंड चांस। इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो डोंट लूज होप। ट्राई टू वर्क हार्ड। साल भर आप मेहनत करिए, रिजल्ट्स अपने आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
लगा नहीं मुझे कि मैं जो है इतनी बड़ी हस्ती के साथ बैठा हूँ। बड़ा कंफर्टेबल मुझे तो फील हुआ और बड़ा मजा आया बात करके। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू व्यूअर्स। एंड अगर मेरे से कोई गलत बात निकल नहीं गई नहीं हो सर, तो प्लीज। आई एम सो सॉरी नहीं, टू नहीं। द व्यूअर्स एंड टू यू, बट आई हैव ट्राइड। मैं जितना ऑनेस्टली हर बात को कह सकता था शायद मैंने की कोशिश बहुत करी। अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू सो मच।